नेपाल की राजधानी काठमांडू में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर नौजवान जो हैं वो सड़कों पर हैं और अब खबर यह है कि ये प्रदर्शनकारी नेपाल के संसद में घुस गए, संसद भवन के अंदर दाखिल हो गए और वहां तोड़फोड़ की। काठमांडू में इस प्रदर्शन को देखते हुए कर्फ्यू लागू है, उसके बावजूद आप देख सकते हैं सड़कों पर काफी भीड़ भाड़ है, अफरा तफरी है और पुलिस ने इनके ऊपर आंसू गैस भी चलाई है। लेकिन इनका संसद भवन के अंदर दाखिल हो जाना, वहां जाके तोड़फोड़ करना, ये एक बड़ी घटना है और नेपाल में चल रहे उथल पुथल की ओर इशारा करती है। काफ़ी राजनीतिक गतिविधियां वहां चल रही हैं। कुछ जो मोनार्की समर्थक हैं, जो राजशाही चाहते हैं, उनका भी एक धड़ा वहां काफ़ी वोकल है, सड़कों पर वो भी प्रदर्शन करता है। और दूसरी ओर अब ये कुछ नौजवान लोग जो हैं ये भ्रष्टाचार को लेकर के प्रदर्शन कर रहे थे और ये नेपाल की संसद तक पहुँच गए। संसद भवन के अंदर दाखिल हो गए, वहां इन्होंने जाकर तोड़फोड़ की है। और तस्वीरें भी आ रही हैं, उसका वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन नेपाल लगातार एक किस्म की पॉलिटिकल एनार्की की तरफ बढ़ता हुआ फिलहाल दिखाई दे रहा है। वहाँ जो सरकार इस वक्त चल रही है वो कम्युनिस्ट सरकार है जी। बेसिकली सारे यूट्यूबर्स एक्स पे और सोशल मीडिया फेसबुक पे रहने वाले युवा सरकार ने बैन कर दिया फेसबुक को, यूट्यूब को और एक्स अकाउंट को वहाँ पर। और सरकार ने कहा कि भाई 7 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और उसके बाद सरकार ने बैन कर दिया। तो सारे जो सोशल मीडिया यूज़ करने वाले वो लोग हैं और राजशाही समर्थक लोग भी इसके अंदर शामिल है, जो चाहते हैं कि भाई नेपाल के अंदर राजशाही की वापसी हो, मतलब वापस हो। तो राजा का समर्थन भी वहाँ उनको मिला हुआ है। तो एक बड़ा उपद्रव वहाँ पर शुरू हो गया इनका बेसिकली। तो सारे ज़्यादातर सोशल एक्टिविस्ट लोग ज़्यादा जो सोशल प्लेटफॉर्म पर ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। नहीं, लेकिन जो भी होंगे ये लोग, लेकिन संसद भवन में घुस गए, बड़ी बात है। बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हो गए काठमांडू में, जबकि कर्फ्यू लगा था उसके बाद भी इतने लोगों का पहुँचना। देखिए, इनका मानना ये है नौजवानों का कि सरकार ने सोशल मीडिया पर बैन लगा करके जो दिन रात लोग सरकार की आलोचना करते थे और तमाम भ्रष्टाचार जो योजनाओं में और ब्यूरोक्रेसी में है उसको एक्सपोज करते थे, उसका रास्ता सरकार ने रोक दिया है। इसलिए भ्रष्टाचार का मुद्दा बन गया और नागरिक स्वतंत्रता का भी मुद्दा बन गया। और ओली साहब जो है, उनका ही बयान आया, उनका कहना है कि नेपाल की जो संप्रभुता है और सुरक्षा, उससे कोई समझौता नहीं कर सकता। जो प्राइम मिनिस्टर जो है KP ओली, तो उनका ही कहना है कि ये इसलिए बैन लगाया गया कि इससे नेपाल की सुरक्षा और संप्रभुता को खतरा पैदा हो गया था। तो सरकार का हमेशा वर्जन होता है, जब सरकार कोई प्रतिबंध लगाती है तो तुरंत राष्ट्र की सुरक्षा का समस्या का मुद्दा तो आता ही है। लेकिन ये तो बड़े पैमाने पर इस तरीके से सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पाबंदी लगाना, ये भी एक किस्म का मतलब क्रैकडाउन है। क्रैकडाउन ही है और क्या। आप एकदम से एक जनरल पाबंदी कर लगा देंगे सोशल मीडिया पर तो कहीं ना कहीं फिर ये होगा कि सरकार को छिपाना चाहती है। भाई यही तो आपातकाल और क्या होता है जी। ऐसे होता है ना, धीरे धीरे जो आपके नागरिक अधिकार हैं उनको आप प्रतिबंधित करते चले जाएं राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर। तो रेवोल्यूशन नाम दिया युवाओं ने इसे। जी, वैसे मैं आपको बता रहा था ये लेफ्ट की सरकार वहां पर इस वक्त, जबकि लेफ्ट की सरकार है जो सबसे ज्यादा क्रांतिकारी माना जाता है। अभी जो इनके प्रधानमंत्री हैं वो आखिरी बार एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम में दिखाई दिए थे जब वो बीजिंग में जो अभी मिलिट्री परेड हुई वहां पर भी नेपाल के प्रधानमंत्री पहुंचे हुए थे। वो SCO के तुरंत बाद मतलब उसमें SCO में प्राइम मिनिस्टर मोदी भी थे, लेकिन वो मिलिट्री परेड में नहीं गए थे, ये मिलिट्री परेड में भी थे। तब से बातें चली नहीं कि चीन के बहुत नजदीक, बिल्कुल नजदीकी दिखाता है चीन के साथ। ये तो शुरू से इनका जो है झुकाव जो है ये सर, ये है वो दूसरी तस्वीर जो आपकी स्क्रीन के दाईं ओर है। संसद भवन के अंदर दाखिल हो गए, छत पर चढ़ गए। ये देखिए पार्लियामेंट है, नेपाल में युवा लोग संसद के अंदर दाखिल हो गए। अब ऐसी तस्वीरें तो यूजुअली जब भी जहां भी हमने देखी हैं तो फिर वो एक किस्म का आप कू कहते हैं। श्रीलंका में देखिए, बांग्लादेश में देखिए, बांग्लादेश में जो तो नेपाल क्या उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है इस वक्त, सत्ता परिवर्तन की ओर। एक बार फिर नेपाल और एक बार फिर राजनीतिक अस्थिरता की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। सर, ये तब से चल रहा है जब से राजशाही हटकर वहाँ पर लेफ्ट पार्टी की जो सरकार बनी, फिर एक बार कोशिश की गई हिंदू राष्ट्र से उसको एक सेकुलर राष्ट्र बनाने की, संविधान में बदलाव की। तब से राजशाही भी परेशान है और राजशाही हमेशा इस तरह के आंदोलन को सपोर्ट करती रही। कभी कभी कुछ ना कुछ होता रहा है वहाँ पर। अब नेपाल को तय करना है कि वो राजशाही वाला संविधान जैसे ब्रिटेन में है, मोनार्की प्लस डेमोक्रेसी, उस तरह के साथ चलना चाहते हैं या लेफ्ट पार्टी। एक्चुअली क्या है कि लेफ्ट का जो
डीएनए है वो नेपाल के मनोभाव से मैच कम करता है। बेसिक यदि आप रिलीजियस ऑर्डर पर देखें तो उससे भी एक बड़ी दुविधा वहाँ पर होती है राजशाही से ज़्यादा, क्योंकि राजशाही वहाँ की जो मनोभाव है, रिलीजियस जो वो है थॉट प्रोसेस, उसके साथ मैच करता है। और पहले तो हिंदू किंगडम ही था, हिंदू किंगडम था, इसीलिए कर वो अकेला हिंदू राष्ट्र था। अब उसके बाद उसको बदल दिया गया जब से लेफ्ट पार्टी की वहाँ पर आई है, तो लगातार वहाँ पर एनार्की चल रही है। और हिंदुस्तान के लिए भी ज़्यादा थोड़ी सी चिंता की बात इसलिए होती है क्योंकि हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग वहाँ पर सीधे बिजनेस करते हैं, परिवारों से बहुत रिश्ते वहाँ पर हैं। यदि आप बॉर्डर पर देखेंगे तो बिना पासपोर्ट के सब लोगों का आना जाना, गाड़ी से, साइकिल से, बिजनेस का बहुत सारा काम सीमांचल पर चलता रहता है। लोग इधर काम करते हैं, फिर शाम को वहाँ चले जाते हैं। तो आप कह रहे हैं कि मतलब ये सोशल मीडिया क्रैकडाउन पर युवाओं का प्रदर्शन हो सकता है, लेकिन फिर सारी एंटी गवर्नमेंट फोर्सेज इसमें शामिल हो जाती हैं, उसमें राजशाही समर्थक लोग भी हैं, वो पूरा सपोर्ट है। जी त्रिपाठी जी, ये देखिए असली संकट नेपाल का ये है कि जब से राजशाही को हटाया गया, और राजशाही हटाया क्या गया, कई तरह की कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं, जिस तरह से पूरा परिवार खत्म हो गया, गोली मार दी गई, और उसके बाद आज तक उसका कोई सही नहीं बता पाता कि उसके पीछे साजिश थी, एक साथ खत्म हुआ था। और वो बड़ा विचित्र था, मतलब वो आज तक नहीं समझ में आया कोई ऐसे कैसे मारा जा सकता है। सबसे लोकप्रिय राजा थे, सबसे लोकप्रिय थे, और उसमें कहा जाता है, मतलब ये कितना सही है आज तक नहीं पता चला, लेकिन कहा जाता है कि कम्युनिस्ट साजिश थी उसमें, और उसमें चाइना का प्रभाव बार बार कहा जाता है। और उसके बाद से जो सरकारें आई वो चीन के साथ भी रही। अभी भी आपको ध्यान में हो तो ये जो चीन की विक्ट्री डे परेड में गए थे वर्ल्ड वॉर 2 वाली, इसमें जाकर ओली साहब ने किसी विवाद की बात की तो शी जिनपिंग ने, चूंकि अभी के हालात थे, तो कहा भाई तुम्हारा और भारत का मसला है, तुम आपस में समझो, हम क्यों करेंगे। जब लिपुलेख दर्रे से शुरू हुआ कारोबार तो नेपाल ने अड़ंगा लगाया, भारत और चीन दोनों ने कह दिया कि हमसे कोई लेना। लेकिन चीन के नेपाल के अंदर क्या है, नेपाल में महंगाई बहुत भयानक स्तर पर है, अनकंट्रोल्ड है। ये छोटी बात नहीं है कि भारत के इर्द गिर्द जितने देश हैं वो सब महंगाई से जूझ रहे हैं, और भारत अकेला देश है जिसने उस पर नियंत्रण करके रखा हुआ है। वहां पर जो पार्टी के बीच के इंटरनल कियास हैं, एक तो यही कि अलग अलग पार्टियों के साथ मिलकर, इसीलिए वहां प्रधानमंत्री बार बार बदलते रहे, राष्ट्रपति को भी बदलना पड़ा। लेकिन जो विद इन पार्टी है वो भी बहुत ज्यादा समर्थन ओली को नहीं है, बार बार वो मुश्किल है। राजशाही के जो समर्थक हैं वो पिछले 3 वर्षों से बहुत उग्र आंदोलन कर रहे हैं, उनको लोग समर्थन दे रहे हैं, और नेपाल को अगर 2 हिस्सों में बांटे तो एक हिस्से में उनका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। अभी जो सोशल मीडिया बैन हुआ वो ट्रिगर पॉइंट है। उसने ये समझा कि ये जो बैन है, कई लोगों को ये लग रहा था कि अरे अमेरिकी कंपनियों को बैन कर दिया, अमेरिकी कंपनियों को बैन का मसला नहीं है। ये मसला ये है कि चूंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट वो तय नहीं कर पा रही थी कि इनको रोके कैसे। तो रोकने का एक तरीका जो चाइना करता है कि जितनी ऐसी मीडिया है जो दुनिया भर में जा सकता है उसको रोक दिया, वो सिर्फ वो वीबो चलाता है। खतरा बस इतना है कि कम्युनिस्ट कंट्रीज में ऐसे आंदोलन का हश्र बहुत बुरा रहा है। थियानमेन चौक हमें हमेशा याद आता है, जहां 10,000 छात्रों को मरवा दिया गया था। ये खतरा दिखता है, और पड़ोसी देश होने के नाते हमारी चिंता बहुत ज्यादा होती है। 4 सितंबर को प्रधानमंत्री जो नेपाल के केपी शर्मा ओली हैं, उनकी सरकार ने फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, रेडिट और एक्स ऐसे 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया था। और सरकार ने यह कहा था कि यह बैन तब हटेगा जब ये कंपनियां नेपाल में अपना दफ्तर खोलेंगी, सरकार के साथ पंजीकरण करवाएंगी और गड़बड़ियां रोकने के लिए एक सिस्टम बनाएंगी। और नेपाल में अब तक सिर्फ टिकटॉक, वाइबर, निम्बस, विट और पोपो लाइव ने ही कंपनी रजिस्टर ऑफिस में रजिस्ट्रेशन कराया। मतलब इनके अलावा जितने और एप्स हैं, मतलब इसको साफ समझिए, चाइनीज ऐप सब दुरुस्त है, हाँ, और अमेरिकी ऐप सब गड़बड़। रजिस्ट्रेशन नहीं कराया ना उन्होंने। नहीं, रजिस्ट्रेशन तो सर यहाँ भी हमने करवाया, ग्रीवांस सेल खुलवाया, वो खुल जाता है, लेकिन आप बैन कहां लगाते हैं? बैन नहीं लगाना। आप तो ये कहते हैं कि आपको हम ये टाइम दे रहे हैं, आप अपना एक चीज मैं बताऊं, ये बात सही है, जो रिपोर्ट बता रही हैं वही ऐप इस वक्त वहां चल रहे हैं जो चीनी मूल के हैं। बिल्कुल। तो देखिए, चीन के साथ केपी शर्मा ओली का झुकाव कोई नया नहीं है। प्रचंड के बारे में भी कहा जाता था, क्योंकि प्रचंड तो माओइस्ट लीडर ही थे, अंडरग्राउंड थे, लेकिन बाद में प्रचंड जो है वो भारत के प्रति उनका रुख काफी सकारात्मक हो गया। अब तो उनको प्रो इंडियन माना जाता है चीन में, नेपाल में, लेकिन केपी शर्मा ओली को प्रो चाइना माना जाता है। एक बात बताऊं, राजशाही का जब अंत हुआ तो उसको लेकर 2 थ्योरी, एक तो हर्षवर्धन जी ने कम्युनिस्टों वाली कही, दूसरी थ्योरी इसमें ज्ञानेंद्र पर सवाल उठते हैं, ज्ञानेंद्र की भूमिका को लेकर के, जो उसके बाद महाराज बने। और यही वजह थी कि जब वहाँ आंदोलन हुआ, जो माओवादी आंदोलन, उसको बहुत सेंसिटिव मिल गई वीरेंद्र के मरने के बाद, क्योंकि ज्ञानेंद्र इतने अनपॉपुलर हो गए थे कि राजशाही के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूटा और नारायण इति महल का घेराव किया गया और 5 लाख लोग बाकायदा बैठे रहे। तो उस वजह से हुआ। तो और आज तक उसका पता नहीं लगा कि वो ज्ञानेंद्र वीरेंद्र के परिवार को किसने और कैसे क्यों मरवाया।